नमस्कार दोस्तों, डिटर्मिनेंट के सेकेंड लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होंगे। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझिएगा और साथ में नोट भी करिएगा, क्योंकि आज मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक बार वापस से दोहरा देता हूं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। अगर आपने उस लेक्चर वीडियो को जाके नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर वीडियो को देख आइए, तभी जाके आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। आज जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम है तो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। तो मैं एक बार वापस से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करा देता हूँ। मैंने टोटल 6 प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो हम लोग उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे जीरो आती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक कॉलम या कोई एक रो पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे सीधे जीरो आती है। ठीक है, इन एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, 10, 11, 12। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे जीरो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, वो प्रॉपर्टी थी कि आप किसी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, 3 4 5 6 7 9, तो आप यहाँ पे रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी ये फर्स्ट रो है, आप इसे फर्स्ट कॉलम में बदल सकते हैं। ये सेकंड रो है, आप इसे सेकंड कॉलम में बदल सकते हैं। ये थर्ड रो है, आप इसे थर्ड कॉलम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपने रो को कॉलम में बदल दिया। सिमिलरली आप कॉलम को रो में बदल सकते हैं। जैसे ये 1 3 6 है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 3 6, कॉलम से रो में आ गया। सिमिलरली आप सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल सकते हैं, 2 4 7, और थर्ड कॉलम क्या जाएगा, थर्ड रो हो जाएगा 3 5 9। ठीक है, यानी किसी डिटर्मिनेंट में आप लोग रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि आप डिटर्मिनेंट में, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इस डिटर्मिनेंट में किसी दो रो को इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब आप इस फर्स्ट रो के जगह थर्ड रो लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 7 8 9, और थर्ड रो के जगह फर्स्ट रो 1 2 3। ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट रो को मैंने थर्ड रो में कन्वर्ट कर दिया है, इस थर्ड रो को मैंने फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आगे माइनस लग जाता है। जब भी आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं R1 इंटरचेंजेस विथ R3। ये लिखना जरूरी है जहाँ पे भी आप इंटरचेंज कर रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1 4 7 है ना, आप इसको सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से। तो मान लीजिए ये 1 4 7 है, मैं इसकी जगह 2 5 8 लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पे 1 4 7। जब भी याद रखिए, जब भी आप इंटरचेंज करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ, तो आगे माइनस साइन लग जाएगा। इस माइनस को नहीं भूलना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलम का इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 को हम लोग C2 से एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली आप C2 को C3 से एक्सचेंज कर सकते हैं, R1 को R3 से, R1 को R2 से, किसी भी रो किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब भी इंटरचेंज करेंगे आगे माइनस साइन आएगा। यही थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट में, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए R1 और R2 सेम है, तो इसकी वैल्यू सीधे जीरो। सिमिलरली मैं अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ 1 4 5 2 6 7 1 4 5, तो ध्यान से देखिए इस डिटर्मिनेंट में
फर्स्ट कॉलम और लास्ट वाला कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू सीधे 0। तो अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे सीधे 0 होती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी दो रो या किसी भी तीन रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको बताया था आप किसी भी दो कॉलम या तीन कॉलम को आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं इस डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो को आपस में ऐड कर सकता हूं या किसी भी तीन रो को आपस में ऐड करना चाहता हूं। तो मतलब मैं मान लीजिए लिखना चाहता हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, मतलब मैं इस रो के जगह लिखना चाहता हूं इन दोनों रो का सम। तो मैं लिख सकता हूं R1 की जगह लिखना है ना, यानी R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं R2 R3 के एलिमेंट्स लिख दूंगा 4 5 6 7 8 9, और R1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का सम, यानी 1 + 4 दैट इज 5 5 2 7 3 6 9। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली आप तीन रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, R1 + R2 + R3 कर सकते हैं, या R2 टेंड्स टू R2 + R3 कर सकते हैं, या R2 टेंड्स टू R3 + R1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये फायदा है डिटर्मिनेंट में। सिमिलरली आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं यही ऑपरेशंस, यानी C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, C2 टेंड्स टू C1 + C2, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट में मैंने प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी था कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 4 8 12 2 3 7 6 8 9। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट रो में 4 कॉमन है, तो आप जो कॉमन है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट रो से 4 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 1 = 4 4 2 = 8 4 3 = 12। तो जो कॉमन है मैंने वो बाहर निकाल लिया, जो बचा उसे लिख दिया, क्या बचा 2 3 7 6 8 9, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए ये कॉमन अगर मुझे कॉलम से मिल रहा होता, किसी एक कॉलम से, तो मैं उससे भी बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इसी में एक और प्रॉपर्टी एडेड है कि मान लीजिए मैं इस सेकंड कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ सेकंड कॉलम में, तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ जिससे, उससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। अब मैं इस कॉलम में या इस रो में 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 2 = 6 3 3 = 9 7 3 = 21, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने 3 मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो में, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको डिवाइड भी करना होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी। अब आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने ये सब प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस की थी, मतलब अच्छा खासा उन पर टाइम दिया था। आज की वीडियो में मैं बस उसको दोहराया हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, अदरवाइज आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आएगी, पक्का आएगी। और इन 6 प्रॉपर्टियों का हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन लगाते समय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को बिना खोले, मतलब बिना नॉर्मल तरीके से सॉल्व किए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। मतलब हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम लोग इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, यही हमें सोचना है। तो पहले देखिए क्या किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इस कॉलम में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस कॉलम में भी कुछ नहीं आ रहा है, इस कॉलम में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। सिमिलरली इस रो में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इस रो में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इस रो में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन वन नहीं आ रहा है, यानी कॉमन नहीं लेना है। तो देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, इस डेल में इस कॉलम में मैं 8 मल्टीप्लाई करूँगा। देखते हैं 8 मल्टीप्लाई करने से होता क्या है। क्योंकि मैं इस कॉलम में 8 मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, बाहर 1/8 लिख दे रहा हूँ। यहाँ 49, यहाँ 39, यहाँ 26, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 2। मैं थर्ड कॉलम में 8 मल्टीप्लाई करूँगा, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी करूँ। तो 8 को अगर 6 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, 8 को 4 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 को 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा हुआ 8 को मल्टीप्लाई करने का इसमें।
ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। अब मैं ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें थर्ड कॉलम घटाने वाला हूँ, यानी C1 में मैं माइनस करूँगा C3 को। देखते हैं हमें क्या मिलता है। कुछ बहुत ही अच्छी सी चीज़ मिलेगी। बाहर 1/8, 49 में क्या माइनस करना है 48, 39 में माइनस क्या करना है 32 और 26 में क्या माइनस करना है 24। इस कॉलम को इस कॉलम से घटाना है और C1 की जगह लिख देना है, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह ही लिखना है। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, यानी 1 7 2 48 32 24। इसमें कुछ फर्क नहीं है। ये आपको समझ आई बात। मैंने C1 इजल टू C1 माइनस C3 लिखा। मैंने इसका मतलब इस कॉलम की जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ इन दोनों पे जो घटाने पे जो रिजल्ट आएगा, इस कॉलम की जगह मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लिखा है। ठीक है, C1 की जगह। तो जो यहाँ पे आप लिखें वही यूज़ भी करें। ठीक है। अब 49 में से 48 माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 1 आएगा ना। 39 में से 32 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और सेकंड कॉलम क्या है 1 7 2। थर्ड क्या है 48 32 24, है ना। इधर डेल चल रहा था। अब देखिए इस कॉलम में, इस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम है। जब भी मैंने बताया था आपको, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे 0 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट में ये दोनों सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो बाहर 1/8 है इंटू 0, ये सीधे 0 आएगा। ठीक है। तो ये फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। देख सकते हैं आप डिटर्मिनेंट क्या है 0 आया है। कोई ज़रूरी नहीं है हर बार 0 ही आए, कुछ और भी आ सकता है। ऐसा रट मत लीजिएगा कि अगर विदाउट एक्सपेंडिंग बोलेगा तो आंसर 0 ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले कॉलम में 8 से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 से डिवाइड भी करना पड़ा। अब मैं देख रहा था कि अगर इस 49 को 48 में माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा। इस 39 में 32 माइनस कर दूं तो मुझे 7 मिलेगा। और इस 26 में 24 माइनस कर दूं तो मुझे 2 मिलेगा। तो मुझे ये पहले से दिख गया था कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है 172। ठीक है। और क्योंकि 172 उधर भी दिया है तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे, तो मैं सीधे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू सीधे 0 होती है। तो आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम में किससे मल्टीप्लाई करना है या किस रो को किससे सब्सट्रैक्ट करना है। यकीन मानिए मेरे साथ 4-5 लेक्चर देख लीजिए। मैं टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस चैप्टर में। जिस दिन आप 40वां क्वेश्चन देखेंगे, एकदम लास्ट वाला शुरू से अंत तक, ये पहला क्वेश्चन है, जिस दिन लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे उस दिन फिर मुझसे पूछेगा कि कैसे पता करेंगे ये सब करना है। उस दिन आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं, उस दिन आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे। ये आपको मुझ पर यकीन रखना होगा। जिस दिन आप इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं टोटल 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये पहला क्वेश्चन था। जिस दिन आप 40वां क्वेश्चन देखेंगे तब तक आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप इसे कॉपी में नोट करिए, समझ के नोट करिए। ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो फिर से मुझे इस डिटर्मिनेंट को बिना ओपन किए सॉल्व करना है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं इसको पहले डेल के इक्वल मान लूँगा। ठीक है। अब देखिए ज़रा, थर्ड रो में x कॉमन आ रहा है ना। तो हम लोग थर्ड रो से x बाहर निकाल लेंगे, ये आपको दिखना चाहिए था। तो x मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं बच क्या रहा है, 2 3 4 5 6 8 6 9 12। अब बताइए, अब किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इस वाले रो में 3 भी कॉमन है कि नहीं है? हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। इस वाले रो में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेंगे तो बाहर x था तो उसमें 3x हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 3 4। फर्स्ट रो तो ऐसे रहेगा, सेकंड रो भी ऐसे रहेगा, 5 6 8। थर्ड रो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे 6 में तो 2 बचेगा, 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 14 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है।
अब दैट से देखिए अगेन ये फर्स्ट रो और ये लास्ट वाला रो थर्ड रो ये सेम है, तो इसकी वैल्यू सीधे 3x मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 है ना। कितना आसान। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, जब हम लोग भी आपके क्लास में थे तो हम लोगों से भी शुरुआत में क्वेश्चंस नहीं लगते थे, ठीक है। ये चैप्टर टोटली प्रैक्टिस पे आता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आप होते चले जाएंगे इस चैप्टर में। ये बिल्कुल समझिए क्रिकेट में टेस्ट मैच जैसा है, जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप रन बनाएंगे, यानी उतने ही ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा था इस थर्ड रो में x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया। फिर मुझे दिखा 3 भी कॉमन है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 3 4। और जैसे ही मैंने दिखा कि ये 2 3 4 बच रहा है और ऊपर भी 2 3 4 है, तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। 3x इंटू 0 0। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, मैं भी इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आंसर 0 ही आए, कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट 0 लिख के चले आते हैं। मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। तो आपको बिना ओपन किए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को डेल मान ले रहा हूँ, तो यानी हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। आप वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट सोचिए कैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए 102 में, 18 में और 36 में कुछ कॉमन आ रहा है। 6 आपको कॉमन दिख रहा होगा। आप जैसे ही 6 कॉमन लेंगे 18 में, 3 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे भी बचा है। आप 36 में जैसे ही 6 कॉमन लेंगे फिर 6 बच जाएगा। अब ज़रा सोचिए 102 में आप 6 कॉमन लेंगे तो 17 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि 6 को जब 17 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 102 आता है, ठीक है। तो हम लोग 6 कॉमन लेंगे फर्स्ट रो से। 6 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। अब 6 मैंने हटा लिया है 102 से, तो बताइए क्या बचेगा? 17 बचेगा। आप 6 और 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। 18 में जब 6 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। 36 में 6 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा। सेकेंड रो एज इट इज 1 3 4, थर्ड रो भी एज इट इज 17 3 6। अब ध्यान से देखिए ये वाला रो और ये वाला रो सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे 0, तो 6 इंटू 0 0, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, ठीक है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आए। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बिना ओपन किए। तो आप वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट सोचिए, 2 से 5 मिनट आपको लगेगा सोचने में कि कैसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए, हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इस कॉलम में एक बार 9 मल्टीप्लाई करके देखिए, उसके बाद आपको कुछ हद तक आइडिया जरूर लगेगा। ये मेरा हिंट है आपको कि इस वाले कॉलम में 9 मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर किसी से ये क्वेश्चन हो गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ है कोई बात नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा तब तक आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ की मदद से, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से हर एक लेक्चर को देख रहे हैं तब कोई भी क्वेश्चन आप स्किप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो देखिए हम लोग इस वाले कॉलम में 9 मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब मैं 9 मल्टीप्लाई करूँगा 7 में तो 63 आएगा, वो 65 के बड़े आसपास है। जब 9 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आएगा, वो 75 के बड़े पास है। 9 मल्टीप्लाई करूँगा 9 में तो 81 आएगा, वो 86 के बड़े पास है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने 9 से डिवाइड भी कर दिया। फिर 2 3 5 एज इट इज़। 9 को 7 में करेंगे तो 63, 9 को 8 में करेंगे तो 72, 9 को 9 में करेंगे तो 81। मैंने सेकेंड कॉलम में बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, इधर 65, इधर 75, इधर 86, ठीक है। अब जरा सोचिए 63 को मैं अगर 65 में माइनस कर दूँ, 63 को अगर 65 में माइनस कर दूँ क्या आएगा? 2 आएगा ना। सिमिलरली मैं 72 को अगर 75 में माइनस कर दूँ तो 3 आएगा। 81 को अगर 86 में माइनस कर दूँ तो 5 आएगा। यही फ़ायदा है माइनस करने का। तो मैं C3 की जगह लिखूँगा C3 माइनस C2। ये ऑपरेशन मैं लगाने वाला हूँ, C3 10 to C3 माइनस C2,
ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो ये जाएगा 1/9। बदलाव किस में आने वाला है, C3 में ना, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए 2 3 5। सेकंड कॉलम में भी चेंज नहीं करना है तो इसको भी एज इट इज लिख दीजिए। थर्ड कॉलम में क्या करना है, C3 में से C2 घटाना है, यानी 65 में से 63 घटाना है, 75 में से 72 घटाना है, 86 में से 81 घटाना है। ध्यान से देखिए, ये C3 है, बीच में माइनस, ये C2 है कि नहीं, ये C2 है, ये C3 है, अब बीच में माइनस। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 1/9, 2 3 5, 63, 72, 81। 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2, 75 में से 72 माइनस करेंगे तो 3, 86 में 81 माइनस करेंगे तो 5। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधे 0। यही हमारा आंसर है। तो मैंने नंबर वाले पे काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगर आपके बुक में कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम दिए हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इस टाइप के प्रॉब्लम अब और नहीं कराऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चन में बोला था विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग तो आप एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सपेंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जनरली प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहिए, उससे क्वेश्चन आसान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। तो फिर से हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अगर आप इसे वैसे एक्सपेंड करके सॉल्व करते तो आपको बहुत टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं किसका आंसर आ जाता। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है तभी आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। हालांकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन थर्ड या सेकंड लेक्चर वीडियो में मैं कराऊंगा और उसमें मैं अलग तरीका बताऊंगा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। फिलहाल जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको 2 मिनट सोचना होगा रुक के कि मैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं कि मैं इसमें वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं और ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाए। ये आपको 2 मिनट रुक के सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। इस डिटरमिनेंट को मैं डेल मान ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं C3 की जगह C3 + C2 लिख रहा हूँ, यानी मैं इस कॉलम और इस कॉलम को जोड़ना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। सेकंड कॉलम में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि फर्क थर्ड कॉलम में आने वाला है, A B C। अब मुझे C3 + C2 करना है, तो C3 ये है ना, तो मैं C3 पहले लिख ले रहा हूँ, B + C, C + A + B। ठीक, ये मैंने C3 लिख लिया। उसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है मुझे C2। C2 मतलब दिस, यानी A B C। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने यहां पे लिखा था वही मैंने किया है, C3 + C2, C3 + C2। अब ध्यान से देखिए हो क्या जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, ये A ये B ये C जोड़ तो नहीं पाएंगे आपस में, लेकिन मैं इस B + C + A को लिख सकता हूं A + B + C। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, प्लस है तो कुछ भी कर सकते हैं। C + A + B को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + B + C, बिल्कुल लिख सकता हूँ। A + B + C को A + B + C रहने दे रहे हैं। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा इस वाले कॉलम में A + B + C कॉमन है। कॉमन आप समझते हैं ना, वो हर एक एलिमेंट में हो, जैसे A + B + C इन तीनों एलिमेंट में है, तो आप A + B + C कॉमन ले लीजिए, हटा लीजिए। A + B + C मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 1 1 A B C। यहाँ से बताइए A + B + C हटा लिया है तो सिर्फ 1 बचेगा ना, यहाँ से भी A + B + C हटा लिया तो 1 बचेगा, यहाँ से भी A + B + C हटा लिया तो 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। तो जब भी 2 कॉलम सेम होते हैं या जब भी कोई 2 रो सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है डिटरमिनेंट की। तो A + B + C × 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया था C3 टेंड टू C3 + C2, क्योंकि मुझे सीधे सीधे दिख गया था कि इसको जब इससे ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे टर्म बनने वाला है वो सेम बनने वाला है। और ये सब तभी आपको दिखता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। तो ये तो फिलहाल 5वां क्वेश्चन था। जिस दिन हम लोग 40th क्वेश्चन लगाएंगे, 40वां क्वेश्चन लगाएंगे, तब तक आपको ये सब करना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, चिंता ना करिए। अब हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे C3 टेंड टू C3 + C2 किया है, आप चाहते तो ये भी कर सकते थे,
C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, मतलब आप इस A में B प्लस C को जोड़ते हैं तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ता, इस A प्लस B प्लस इस A B C की जगह ये वाले एलिमेंट्स आते हैं और यहाँ पे ये वाले, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आता। मतलब आप ये भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, आपकी मर्जी है। तो 6th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इस बार क्वेश्चन मैंने बोला है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आप चाहें तो इसे एक्सपेंड करके कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, पक्का इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंड करके नहीं कर पाएंगे, पक्का है। तो बिना एक्सपेंड किए हम लोग करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे डेल के इक्वल मान लेते हैं। आप 2 मिनट रुकिए और सोचिए कि अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड करूं तो क्या आएगा। आप ये भी आप सोच सकते हैं इन तीनों रोज को ऐड करें तो क्या आएगा। जब आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा जब तीनों रो को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, आप तीनों कॉलम को भी ऐड करेंगे ना तो भी 0 आएगा। तो यही हमें करना है। मैं इस बार रो कर रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने कॉलम कॉलम कर लिया। मैं कर रहा हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं तीनों रो को इस बार जोड़ रहा हूं, देखते हैं क्या मिलता है। आप ये भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अब रो पे ऑपरेशन करा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉलम पे 2-3 करा दिए हैं, तो रो ऑपरेशन भी करा दे रहा हूँ। इसे रो ऑपरेशन कहते हैं जिसमें रोज को हम लोग आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमें क्या अप्लाई करना है, इन तीनों रोज को आपस में ऐड करना है। तो आइए करते हैं, क्या जाएगा, डेल इज इक्वल टू A माइनस बी, ठीक है। बाकी R1 में ही चेंज करना है तो मैं R2 और R3 को पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज B माइनस सी, ठीक है, C माइनस ए और दूर दूर लिख रहे हैं C माइनस ए और A माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, क्योंकि मुझे बस R1 में बदलाव करना है तो मैं R2 और R3 रो को एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। A माइनस बी है, इसमें मुझे B माइनस सी और C माइनस ए जोड़ना है, रोज को जोड़ना है ना, मतलब समझ रहे हैं, इस पूरे रो को फर्स्ट में, इस पूरे रो को सेकंड में ऐड करना है। तो मैं पहले प्लस लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस, ठीक है, B माइनस सी भी लिख रहे हैं और C माइनस ए भी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। प्लस किसके साथ करना है, B माइनस सी के साथ, B माइनस सी। यहाँ पे किसके साथ करना है, C माइनस ए के साथ, C माइनस ए के साथ। A माइनस बी तो A माइनस बी। ध्यान से देखिए मैंने R2 के एलिमेंट्स लिखे हैं, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी। R1 प्लस R2, तो ये R1 था, ये R2, अब R3 लिखना बाकी है, तो प्लस लगाइए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और R3 के एलिमेंट लिख दीजिए C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, डेल इज इक्वल टू A, यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल, माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल, माइनस सी ये सी ये भी कैंसिल, तो सब तो कैंसिल हो गए तो 0 बचा ना। सिमिलरली देखिए यहाँ पे B, यहाँ माइनस बी, यहाँ C, यहाँ माइनस सी, यहाँ A, यहाँ माइनस ए, सब कैंसिल, यहाँ पे भी, तो ऊपर यहाँ पे भी 0 बचा, यहाँ पे भी सिमिलरली 0 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा B माइनस सी सेकेंड एलिमेंट, ये हो जाएगा C माइनस ए, ये हो जाएगा C माइनस ए, ये हो जाएगा A माइनस बी, ये हो जाएगा A माइनस बी, ये हो जाएगा B माइनस सी। अब ध्यान से देखिए इस वाले डिटर्मिनेंट में ये जो पहला रो है वो पूरा का पूरा 0 हो चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसे सॉल्व किया है, काफ़ी आसान है सॉल्व करना। सिमिलरली आप कॉलम को ऐड करते तो भी 0 ही आता है, इसको इस कॉलम और इस कॉलम से ऐड करते तो 0 आता, तो वहाँ से भी आंसर 0 ही निकल गया था। 7th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें फिर से इस बार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हमें साफ साफ दिख रहा है -7 कॉमन आ रहा है, तो -7 थर्ड रो से निकाल लेंगे, -7 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे z, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 बचेगा, -7 हटा लिया तो भाई 1 बचेगा, इससे भी -7 हट गया तो 1 बचेगा, इससे भी 1 बचेगा, ठीक है। अब जरा सोचिए मैं इस रो को, इस वाले एलिमेंट को अगर इससे ऐड करता तो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड ना, इस वाले एलिमेंट को इससे ऐड करता तो क्या था, y प्लस जेड प्लस एक्स, इस वाले एलिमेंट को इससे ऐड करता तो क्या था, z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी तीनों चीजें सेम आती, ये आपको दिख रहा है नहीं, इस एलिमेंट को अगर इस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड,
इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो क्या आएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड करेंगे तो क्या आएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इस रो को इस रो के साथ ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, मतलब इन दोनों रो को आपस में जोड़ने वाले हैं और R1 की जगह लिखेंगे। तो बाहर -7 R1 यानी x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक है, इसमें क्या हमें ऐड करना है, प्लस क्या करना है, सोचिए R2 ऐड करना है यानी जेड एक्स वाई या जेड एक्स वाई। ठीक है, R1 में खाली बदलने वाला था तो R2 सेम रहेगा यानी जेड एक्स वाई, ये भी सेम रहने वाला है तो 1 1 1। अब ध्यान से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है या y प्लस जेड प्लस एक्स है। इस y प्लस जेड प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस z प्लस एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, एक ही बात है ना। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है तीनों में, तो ये भी कॉमन ले लीजिए। तो -7 x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इस x प्लस वाई प्लस जेड से 1 x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, इससे भी 1 बचेगा, इससे भी 1 बचेगा, यहाँ बचेगा z, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। अब ध्यान से देखिए -7 x प्लस वाई प्लस जेड, ये डिटरमिनेंट्स में ये दोनों रो सेम है तो सीधे 0 इंटू 0 तो आंसर आएगा 0, यानी डेल की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों रो आपस में सेम है इसलिए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत है। ये 7वां क्वेश्चन था, 3 और। तो 7th क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी इस बार हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे 0 आएगा। तो हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, और LHS में हम लोग एक काम करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, इस बार थोड़ा सा अटपटा लगेगा। मैं C1 में C2 घटाऊंगा और C2 में मैं C3 घटा दूँ। ठीक है, यानी तीनों कॉलम को आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, C1 माइनस C2 माइनस C3। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। 42 में आप 40 घटाइए तो 2 आएगा, और 2 में 2 घटाइए तो 0 आएगा, और यही काम इन तीनों के साथ भी होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, C1 लिख देते हैं पहले, कोसेक स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x यहाँ 42 माइनस 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 C2 यानी कॉट स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x 40, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, C3 यानी 1, यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा। ये +1 आया कैसे देख लीजिएगा, एक माइनस पहले से और एक ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये 2 यहाँ पे। बाकी एज इट इज कॉट स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x, ये 40, ये 1, ये -1, ये 2। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x क्या होगा, ये 1 के इक्वल होता है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी 1 के इक्वल होगी, बिल्कुल कह सकता हूं। तो बेसिकली ऐसे है, a माइनस बी इजगल टू 1, मतलब आप कोसेक स्क्वायर x में से कॉट स्क्वायर x माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो मैं आपसे पूछूं कॉट स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x क्या होगा, उल्टा कर दें तो इसकी वैल्यू -1 होगी, है ना। उल्टा कर रहे हैं ना, देखिए कॉट स्क्वायर x पहले लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर x बाद में, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो मतलब कह सकता हूं इसके जगह मैं -1 लिख सकता हूं, तो वही लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे के जगह 1 तो जाएगा 1 -1, इस पूरे की जगह -1 तो ये -1 +1, ये 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 - 2। ठीक है, इधर क्या होगा कॉट स्क्वायर x, इधर क्या होगा कोसेक स्क्वायर x, नीचे क्या होगा 40, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 2। ठीक है, 1 - 1 0, -1 + 1 ये भी 0, 2 - 2 ये भी 0। ठीक है, और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये पूरा पूरा कॉलम क्या है 0 है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0 होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया,
इसको इससे माइनस किया, इससे माइनस किया, तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिला कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये आपको दिखना चाहिए क्यों मैं इसको इससे घटा रहा हूँ और इससे घटा रहा हूँ। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे कि पहले C1 माइनस C2 करते और फिर बाद में C3 से घटाते, तो भी आंसर आ जाता। तो 8th क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। LHS लेते हैं। अच्छा, मैं कह सकता हूँ हमें इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? मैं कह सकता हूँ B कॉमन है, तो B कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? B माइनस A, B माइनस C को ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। इन दोनों में कह सकता हूँ C कॉमन है, तो C कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा? B माइनस A। इन दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन है, तो A कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा? B माइनस A। यहाँ पे A माइनस B, और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? B कॉमन है, B कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? B माइनस A। B माइनस A ही बचेगा ना, B स्क्वायर है तो एक B बच जाएगा माइनस A। ये सब कॉमन लेना तो आपको आना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है। क्या बचेगा? B माइनस A। इसमें क्या बचेगा? C माइनस A, मतलब बचेगा क्या, तो ऐसे रहेगी। इन दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन है। क्या बचेगा? B माइनस A। ठीक है, अब देखिए इस पूरे कॉलम से B माइनस A कॉमन है, तो B माइनस A मैंने हटा लिया। इस पूरे कॉलम में देखिए B माइनस A है, यहाँ पे B माइनस A, यहाँ पे B माइनस A, यहाँ पे माइनस A कॉमन है, तो मैंने हटा लिया बाहर। क्या बच रहा है? B A C, यहाँ बच रहा है B माइनस C, यहाँ बच रहा है A माइनस B, यहाँ बच रहा है C माइनस A। यहाँ देखिए इन तीनों में भी B माइनस A कॉमन है, तो एक और B माइनस A कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार हो जाएगा ना। अरे भाई, B माइनस A इंटू B माइनस A 2 बार हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों 2 बार होगा? क्योंकि इन तीनों में भी B माइनस A कॉमन है। इससे हटा लेंगे तो क्या जाएगा? C B A। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस C को इससे ऐड कर दें तो खत्म हो जाएगा, इस B को इससे ऐड कर दें तो खत्म हो जाएगा, इस A को इससे ऐड कर दें तो खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं? C2 यानी इस कॉलम में ऐड करने वाले हैं C3 को, तो C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, यानी इस कॉलम को इसके साथ जोड़ेंगे। देखते हैं क्या आता है। मैं कह सकता हूँ आएगा आपका B माइनस A का स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, फिर B A C, B A C, B माइनस C, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A, इसमें जोड़ना है C3 को, तो प्लस C प्लस B प्लस A। ध्यान से देखिए, इस वाले कॉलम को मैं जोड़ रहा हूँ सेकंड वाले में, फिर है C, फिर ये है B, फिर ये है A। अब B माइनस C प्लस C, तो ये C हट जाएगा, माइनस B प्लस B, ये B हट जाएगा, ये माइनस A ये A हट जाएगा। अब देखिए ये वाला कॉलम इसके सेम है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होता है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई B माइनस A का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कॉलम को मैंने इससे ऐड किया तो ये C B A हट गए, क्या बचा? B A C, और ये वाला कॉलम इसका आइडेंटिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इन दोनों कॉलम को जोड़ दें तो हमें कुछ मिलने वाला है। तो आइए जोड़ के देखते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 टेंड टू C1 प्लस C2। तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ना है। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ना है। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जोड़ना है। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। बाकी दोनों कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड। ये वन ये वन ये वन। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, और साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड ये भी 1 होता है। तो तीनों की जगह 1 लिख देंगे। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, बस मैंने तीनों की जगह 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड 1 1 1। अब यहाँ पे दो कॉलम सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे 0। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर।
तो तब तक के लिए गुड बाय।